Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jeetu Singh. Today I will teach you Microeconomics, first unit, first semester for Law Honors. स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी. इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसे किसने दिया है और ये किस सिचुएशन में एप्लीकेबल होता है, इसके एग्जाम्पशंस क्या हैं, इसे हम शेड्यूल और डायग्राम के हेल्प से समझेंगे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. मार्जिनल यूटिलिटी स्टेटमेंट. दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय प्रोफेसर एच गोसेन इन 1885. दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज गोसेन्स फर्स्ट लॉ and consequent developed by Professor Marshall in his famous book Principles of Economics in 1890. When a consumer consumes a particular commodity continuously, then the utility derived from each successive units goes on diminishing. The marginal utility quantifies the added satisfaction that a consumer gains from consuming additional unit of goods or services. The concept of marginal utility is used by economics to determine how much of an item consumers are willing to purchase. Positive marginal utility occurs when the consumption of an additional item increases. If consumption will continue, marginal utility will be zero. Then marginal utility will be negative. Assumptions of law. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें क्या कहा गया है और ये किसने दिया है. तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेसर एच गोसेन ने दिया है. कब दिया है? 1885 में दिया है. इस कॉन्सेप्ट को हम गोसेन्स फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं. उसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने इसे डेवलप किया है. इसे 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में डेवलप किया है. और इसमें क्या कहा गया है और ये कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें ये बताया जाता है कि जब कोई एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की अगली इकाई को कंटिन्यू कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है या उपयोगिता है डिमिनिशिंग होती जाती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. फिर से एक बार बताती हूँ कि जब एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी की अगली इकाई का उपभोग करता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है. और मार्जिनल यूटिलिटी में 3 कंडीशंस जो होती हैं वो एप्लीकेबल होती है. पहले क्या होता है? पहले स्टेज में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो पॉजिटिव होती है. उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है. देन आफ्टर दैट मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है. अब मार्जिनल यूटिलिटी assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कुछ मान्यताएं हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा. पहला पॉइंट क्या है? यूटिलिटी मोस्ट बी मेजर्ड. जो उपयोगिता है उसको मेजर किया जा सकता है. कैसे? बाय कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर मीन्स 1 2. लाइक जो उपयोगिता है उसे नंबर में मेज़र किया जा सकता है. इसे कार्डिनल अप्रोचेस के हेल्प से मेज़र किया जा सकता है. मीन्स इसे मनी की हेल्प से मेज़र किया जा सकता है. दूसरा ये है रैशनल कंज्यूमर. जो उपभोक्ता होता है वो विवेकशील होता है. यहाँ पे विवेकशीलता का मतलब है कि जो कंज्यूमर है उसे पता है कि कब, कैसे और किस सिचुएशन में उसे कमोडिटी को कंज्यूम करना है. मार्केट में कौन सी कमोडिटी अच्छी है, कौन सी नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसे जानकारी होती है और वो अपनी विवेकशीलता के साथ चीज़ों को कंज्यूम करता है. नेक्स्ट है इनकम मस्ट बी कांस्टेंट. जो कंज्यूमर चीज़ों को कंज्यूम कर रहा होता है उसकी इनकम को कांस्टेंट मान लिया जाता है.
फॉर एग्जाम्पल, अगर उस कंज्यूमर की जो इनकम है 20,000 है, तो जब वो किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है एट अ टाइम, उसकी जो इनकम होगी वो 20,000 ही होगी। इससे ना ज़्यादा इंक्रीज होगी ना ज़्यादा डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड साइज ऑफ गुड्स मस्ट बी कांस्टेंट। जो भी कमोडिटी कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और प्लस जो क्वांटिटी है उसका जो साइज़ होगा वो भी बहुत ज़्यादा ना बड़ा होगा ना बहुत ज़्यादा छोटा होगा, एक एवरेज साइज़ होगा और इस तरह से वो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा। और जो कमोडिटी कंज्यूम की जाती है उसका जो प्राइस होता है वो भी कांस्टेंट मान लिया जाता है। नेक्स्ट, जो गैप होता है, जो भी कमोडिटी कंज्यूम की जाती हैं उनके बीच का जो गैप होता है वो भी क्या होगा, उनके बीच गैप नहीं होगा। जैसे अगर कोई कमोडिटी मान लीजिए अभी कंज्यूम की जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगली कमोडिटी, जो अगली यूनिट है किसी कमोडिटी की, अगर मान लीजिए पहली इकाई को अभी कंज्यूम किया जाता है तो अगली इकाई को भी कंटिन्यू कंज्यूम किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगली इकाई को 2 घंटे बाद कंज्यूम किया जाए और नेक्स्ट तीसरी इकाई को अगले 10 घंटे बाद किया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो जो मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगले 2 घंटे के बाद अगर किसी भी कमोडिटी की अगली यूनिट को कंज्यूम किया जाएगा तो मे बी फिर से आपको भूख लगी होगी और फिर से जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी कमोडिटी, जितनी भी यूनिट यूज़ की जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं, उन्हें कंटिन्यू कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मार्जिनल यूटिलिटी वर्क्स। जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है वो किस कंडीशन में वर्क करता है, तो देखते हैं हम यहाँ पे। इकोनॉमिक्स यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू मेजर हाउ टू सेटिस्फैक्शन लेवल्स affects consumer decisions. Economics have also identified a concept known as the law of diminishing marginal utility, which describes how much the first unit of consumption of a goods or services carries more utility than additional units. The main findings from this is that the marginal utility of a buyer who gains more and more product steadily and decline units he has zero needs for any additional units of the goods or services. At that point, the marginal utility of the next unit equal 0. The concept of marginal utility sprouted from the minds of 19th century economics who were attempting to explain the economics reality of the price which they believed was derived by the product's utility. However, this led to a concept known as the paradox of water and diamond. The concept was given by Professor Adam Smith in his famous book, The Wealth of Nations, which states that water has far less value than diamonds, even though water is important to human life. Since marginal utility and marginal cost are used to determine price, this is paradox because the marginal cost of water is much lower than that of diamonds. यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस कंडीशन में वर्क करती है और इसके लिए क्या होना ज़रूरी होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी के लिए ज़रूरी होता है कि जो कंज्यूमर किसी कमोडिटी को यूज़ कर रहा है उसमें क्या होना चाहिए, जितनी भी यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है वो कंटिन्यू होनी चाहिए और उनके बीच कोई टाइम पीरियड का गैप नहीं होना चाहिए और जो कंज्यूमर है उसका इनकम लेवल कांस्टेंट होना चाहिए और जो कमोडिटी है उसका प्राइस भी कांस्टेंट होना चाहिए। और इस तरह से मेज़र करने के लिए कमोडिटी को मनी एज अ टूल्स यूज़ किया जाता है। कार्डिनल नंबर्स की हेल्प से इसे मेज़र किया जाता है और इसके लिए 3 अप्रोचेस, 3 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली कंडीशन ये बताई गई है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें क्या होता है, फर्स्ट टाइम
जब कमोडिटी कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे यूटिलिटी पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर हम कंटिन्यू किसी चीज़ का कंजम्पशन करते हैं तो जो यूटिलिटी है या सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो ज़ीरो हो जाता है, और आफ्टर सम टाइम जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो नेगेटिव हो जाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 3 कंडीशन से होकर गुजरती है। और इसके लिए एक डायमंड वाटर पैराडॉक्स यूज़ किया गया है, हीरा और पानी का विरोधाभास। यहाँ पे पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो डायमंड एंड वाटर पैराडॉक्स है, इसमें जो डायमंड है उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली वाटर। पानी की तुलना में हीरे का जो सीमांत उपयोगिता होता है वो ज़्यादा होता है। ये ऐसा क्यों? दैट्स वाई इसे विरोधाभास कहा गया है। जबकि हम जानते हैं कि जो पानी है हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। कोई भी पर्सन पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है, जबकि हीरे के बिना जीवित रह सकता है। उसके बाद भी जो हीरा है, डायमंड है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों है और पानी की इतनी कम क्यों है? रीज़न क्या है, चलिए बताती हूँ। मान लीजिए आपने एक ग्लास पानी जो है आपने ऑलरेडी इनटेक कर रखा है, पी रखा है। अगर आप अगला ग्लास पानी का पीते हैं तो उससे जो भी उपयोगिता मिलेगी आपको घटती हुई मिलेगी। लेकिन अगर आप डायमंड को लें तो अगर आपने डायमंड की रिंग ऑलरेडी पहन रखी है एक, और आपको अगर सडन कोई डायमंड की रिंग गिफ्ट करता है तो आपको उससे जो भी यूटिलिटी होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है कंपैरेटिवली वाटर वो ज़्यादा है, किसमें? डायमंड में। क्यों? क्योंकि डायमंड का नेचर में जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, वो कम है, जबकि वाटर की नेचर में अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई जो वाटर का जो प्राइस होता है वो कम डिसाइड होता है और डायमंड का जो प्राइस होता है वो ज़्यादा डिसाइड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्कैसिटी होती है, इसकी कमी होने के कारण इसका जो विनिमय मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है। दैट्स वाई हम इसे डायमंड वाटर पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। इस कॉन्सेप्ट को प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दिया है। कब दिया है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में दिया है। इसे हम शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। लाइक मार्जिनल यूटिलिटी क्वांटिफाइज द एडेड सेटिस्फैक्शन a consumer gains from consuming additional units of goods or services। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ये बताती है कि अगर कोई कंज्यूमर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो डिमिनिशिंग होती जाती है। हम गुड्स की बात करें या सर्विस की बात करें। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज यूज्ड बाय इकोनॉमिक्स टू डिटरमाइन हाउ मच ऑफ एन आइटम कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज। और यहाँ पे ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई कंज्यूमर सिर्फ ये इच्छा रखे कि उसे वो चीज़ परचेज करनी है या कंज्यूम करनी है, उसके लिए प्रॉपर उसके पास रिसोर्सेज का होना भी ज़रूरी है और रिसोर्सेज के साथ साथ उसे उन रिसोर्सेज को खर्च करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तभी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा। इसके लिए 3 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। लाइक पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी occurs when the consumptions of an additional item increases the total utility, when zero marginal utility and total utility maximize, and negative marginal utility occurs when the consumptions of an additional item decreases the total utility। इसमें ये बताया गया है कि स्टार्टिंग में जब कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है, वो भूखा होता है, तो क्या होगा,
उसका जो यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज़ करती है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो डिक्रीज़ होती है और एक टाइम के बाद उसकी जो सिचुएशन होती है वो ऐसी हो जाती है कि अगर वो इंसिस्ट करने पे चीज़ों को अगर कंज्यूम करता भी है तो उसे ज़ीरो लेवल पे सेटिस्फैक्शन मिलता है, और इसके बाद भी अगर वो कंटिन्यू रखता है कंजम्पशन को तो उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे अगर कोई बंदा 4 रोटी खाने की इच्छा रखता है और वो बहुत भूखा है तो उसे पहली इकाई से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरे से थोड़ा कम, तीसरे से और कम और चौथे से और कम। अब 4 रोटियां खाने के बाद वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है। अगर वो इंसिस्ट करने पे 5वीं रोटी भी खाता है तो उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ज़ीरो रहेगा। उसके बाद भी अगर वो इंसिस्ट करने पे 6ठी रोटी खाता है देन क्या होगा, उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स या तो उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा या वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाएगा। इस तरह से उसका जो यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। पहले हम शेड्यूल देखते हैं। देखिए ये शेड्यूल है, यहाँ पे यूनिट्स गिवन है और यहाँ पे यूटिलिटी गिवन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो यूनिट्स हैं, पहली अगर यूनिट कंज्यूम की जाती है तो उसे 100 सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर दूसरी रोटी या दूसरी यूनिट कंज्यूम की जाती है तो उसे सेटिस्फैक्शन 75 होगा। फिर तीसरी अगर यूनिट कंज्यूम की जाती है तो उससे 50 कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन होगा। चौथी अगर यूनिट कंज्यूम की जाती है तो उससे यूटिलिटी लेवल 25 होगा। और उसके बाद भी अगर कंजम्पशन कंटिन्यू किया जाएगा तो जो यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे वो अगली इकाई को कंज्यूम करता है और एडजस्ट कर सकता है, लेकिन इसके बाद भी अगर उसे इंसिस्ट किया जाता है तो 6ठी इकाई अगर वो कंज्यूम करता है तो ऐसी सिचुएशन में उसका डाइजेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और यहाँ पे जो उसका यूटिलिटी लेवल है, सेटिस्फैक्शन लेवल है, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे डायग्राम गिवन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम रखेंगे यूटिलिटी और एक्स एक्सिस पे यूनिट गिवन है। यहाँ पे जब कोई कंज्यूमर पहली इकाई को कंज्यूम करता है तो यहाँ ए पॉइंट पे उसे 100 सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर दूसरी इकाई को कंज्यूम करता है तो बी पॉइंट में हम देखेंगे 75 सेटिस्फैक्शन मिलता है। अगर तीसरी यूनिट को कंज्यूम करता है तो सी पॉइंट में हम देखते हैं उसे 50 सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इसी तरह से अगर वो चौथी इकाई को कंज्यूम करता है तो डी पॉइंट पे उसे 25 सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इसी तरह से अगर वो कंजम्पशन को कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है ई पॉइंट पे क्या हो जाएगा, अगर ई पॉइंट पे अगर वो 5वीं इकाई को कंज्यूम करता है तो यहाँ सेटिस्फैक्शन लेवल 0 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा था। अगर इसके बाद भी वो 6ठी इकाई को कंज्यूम करता है एफ पॉइंट पे तो यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है वो -25 हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर वो कंज्यूम करता है तो यहाँ पे देखिए -50 हो जाएगा। और इस तरह से ये जो ए से एफ तक डिमांड कर्व गिवन है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ आप देख रहे हैं। कैसा है, लेफ़्ट टू राइट है, डाउनवर्ड है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी अगली इकाई का उपभोग करता है या किसी वस्तु की अतिरिक्त या अगली इकाई का उपभोग करता है तो हर अगली इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो घटती जाती है। लाइक दिस आप देख पा रहे हैं। इसीलिए ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है।
अब हम बात करेंगे इसकी कुछ 3 कंडीशंस थी, पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, ज़ीरो मार्जिनल यूटिलिटी एंड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इस कंडीशन में हमने ये भी देखा था कि जब पॉजिटिव होता है मार्जिनल यूटिलिटी, इस कंडीशन में जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करता है। एंड जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होता है, इस कंडीशन में टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। इसे सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। हम इसको और अच्छे से सेकेंड यूनिट में समझेंगे। और सेकेंड जो थर्ड स्टेज होती है उसमें हमने देखा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में जो कंजम्पशन देखेंगे यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा, फॉल करेगा। ठीक है, और इस तरह से आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।